आप मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सेशन के दौरान कृपया म्यूट मोड में रहेंगे। अगर किसी साथी ने बात करनी हुई तो वो अगर अपने आप को अनम्यूट करता है तो बात करने के बाद प्लीज अपने आप को म्यूट जरूर कर लें। तो साथियों, आज 2023 का पहला सेशन होने जा रहा है और अल्फाबेट के हिसाब से भी अमृत विज एक जो पहले नंबर पे आता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2023 नव वर्ष जो है आप सभी के लिए, आप इस साल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप ऊंचाइयों को छुएं और आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो प्रमोशन टेस्ट के लिए, वो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है कि आप पहले तो पूरा दिन बैंक में इतना काम करके आते हो और उसके बाद आप यहाँ रात को समय लगाते हो और अपनी जो नॉलेज को बढ़ाते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी 15-20 दिन समझ लो कि आपका प्रमोशन टेस्ट शायद मेरे हिसाब से 2 वीक में 2 वीक्स के दौरान होने वाला है। तो आप इन 2 हफ्तों में 2 सप्ताहों में इतनी मेहनत करो कि आपको जो भी आपने मन में विचार रखा है, जो भी आप जहां भी आप जाना चाहते हो, वहां मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको वो सब चीजें मिले। दोस्तों, पुनः मैं एक बार आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहा हूं। आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये सेशन हमने स्टार्ट किया था 30th को, लेकिन बीच में 31st और 1 जनवरी आने के कारण हमने ये 2 दिन कोई सेशन नहीं रखा था। तो अभी सेकंड को मैं उसी सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सेशन कंटिन्यू करूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पर थे और कहाँ हमें पहुंचना है। ठीक है? तो साथियों, हमने आपको बताया था कि फेमा एक्ट क्या है। उसमें हमने आपको मेजर मेजर चीजें बताई थी कि उसमें एक्सचेंज कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है, तो हमने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ट्रेड कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है, तो डीजीएफटी करता है। फडेई का टाइमिंग क्या है, फडेई के द्वारा स्टिपुलेटेड टाइमिंग्स क्या है, तो 9 AM to 5 PM है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उसके बाद हमने आपको ऑथोराइज पर्संस के बारे में बताया था, जिसमें हमने ऑथोराइज डीलर्स के बारे में बताया। 3 तरह के ऑथोराइज डीलर होते हैं। ऐसे ही ब्रांच की कैटेगरी के बारे में बताया था। 3 तरह की ब्रांच कैटेगरी होती है, ABC। कौन क्या बिजनेस करती है, इसके बारे में चर्चा करी थी। और उसके बाद दोस्तों हमने नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट के बारे में आपको बताया था। आर रिटर्न कब कब जाती है, इसके बारे में बताया था कि ये फोर्टनाइटली जाती है और ये एज ए होल, मतलब कि इस समय सिर्फ सेंट्रल ऑफिस को भेजता है, ब्रांचेस को इसको भेजना नहीं होता है। इसके बाद था हमारा कि एक्सचेंज रेट्स क्या है, डायरेक्ट रेट क्या है, इनडायरेक्ट रेट क्या है। ये सब चीजों के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों। उसके बाद था बाइंग रेट, टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट, सेलिंग रेट, बिल सेलिंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, इसके बारे में सारी बातचीत करी थी। कौन कौन सी जो टीटी सेलिंग में आती हैं, जो ये कुछ एग्जांपल साथ में हमने दी थी, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद हमने आपको फेमा एक्ट के बारे में बताया था थोड़ा, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है। तो उसके बाद हमने ये सारी चीजें करते हुए आपके पास हम ले गए थे एलसी के ऊपर। तो साथियों, एलसी में हमने आपको सबको बताया था कि एडवाइजिंग बैंक कौन होता है, कंफर्मिंग बैंक कौन होता है, नेगोशिएटिंग बैंक कौन होता है, रीइंबर्सिंग बैंक कौन होता है, और कौन कौन सी एलसी की टाइप्स हैं, उसके बारे में चर्चा करी थी। तो अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने के बाद आपके आपसे आगे की जो स्लाइड्स हैं वो आपको दिखाना शुरू करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके इस नव वर्ष का पहला क्वेश्चन है कि इररेवोकेबल एलसी कौन सी होती है। इररेवोकेबल एलसी कौन सी होती है, कोई बता सकता है तो? इररेवोकेबल एलसी कौन सी होती है? इररेवोकेबल एलसी में क्या होता है, कौन, बल्कि इररेवोकेबल एलसी किसे कहते हैं? कोई भी साथी बता सकता है कि इररेवोकेबल एलसी क्या है? मेरी आवाज आप तक आ रही है ना दोस्तों?
हाँ सर, आ रहा है आवाज। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को क्वेश्चन कोई भी साथी इसका आंसर कर सकता है कि इररेवोकेबल एलसी क्या होती है? सर इरेवोकेबल एल से ऐसा रहता है कि जिसमें सब पार्टी मिलके कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो सर का कंफर्मेशन लेके हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इरेवोकेबल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विकास जी बोल रहे हैं क्या? यस यस सर। हाँ विकास जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आपने बहुत ही अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आप सभी साथियों से, जो भी कोई जवाब उसका देना चाहे मोस्ट वेलकम है। ग्रीन क्लॉज एलसी कौन सी होती है? ग्रीन क्लॉज एलसी कौन सी होती है? ग्रीन क्लॉज एलसी। यस, ग्रीन क्लॉज एलसी कौन सी होती है, कोई बता सकता है? जिसमें ये प्रावधान रहता है कि भी पैकिंग क्रेडिट एडवांस तो होगा ही होगा, साथ में अगर उसको वेयर हाउस में जो गुड्स उसने तैयार करी हैं उसको रखने का भी कोई खर्चा लगता है, कोई एक्सपेंस है, तो उसके लिए भी लोन जो है मिल सकता है। तो उसमें जो ग्रीन क्लॉज एलसी में ये मेंशन रहता है। रेड क्लॉज एलसी में ये मेंशन रहता है कि प्रेपरेशन तक, मतलब उसकी पैकिंग तक एडवांस जो दिया जाता है। लेकिन जो ग्रीन क्लॉज होती है उसमें वेयर हाउस में रखने तक का भी एडवांस उसको दिया जाता है। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रेड क्लॉज या ग्रीन क्लॉज एलसी या इररेवोकेबल एलसी, इसमें से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन कई बार वो ऐसा पूछ लेता है स्टैंड बाई एलसी का। तो स्टैंड बाई एलसी मैंने आपको बताया था, ये इट्स ए टाइप ऑफ गारंटी। इट इज नॉट इश्यूड इन इंडिया, इट इज नॉट इश्यूड इन इंडिया। लेकिन ये बाहर फॉरेन कंट्री में जैसे यूएसए है, वहां पे गारंटी इशू करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर वहां पे किसी को कोई गारंटी इशू करनी होती है तो वो स्टैंड बाई एलसी इशू करता है। ओके, चलिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको और नई चीजें थोड़ा देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रेपरेशन, जो प्रमोशन आपका प्रोसेस है, उसमें आप निकल पाओ। उसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो कम से कम आप उसका जवाब तो पक्का दे पाओ। ऐसा हमने आपके लिए प्रावधान इस स्लाइड्स में किया हुआ है। तो साथियों, अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये आरबीआई ने 2004 फरवरी 2004 से शुरू करी थी। कौन रेमिट कर सकता है इसमें? इसमें जो मनी है किसने रेमिट करनी होती है? तो इसमें एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी जो रेजिडेंट है, वो जो उसके पास पैसा पड़ा है वो बाहर भेज सकता है, वो बाहर भेज सकता है। एक मॉडिफिकेशन आया था, इसको ध्यान से नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस, जो टीडीएस है 1-10-20 से, अगर कोई एलआरएस ट्रांजैक्शन होती है 7 लाख रुपए से ऊपर, इंडियन रुपी 7 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस केस में 5% टीडीएस कटता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, जो चीज मैं बोल रहा हूं। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1-10-20 is required at the rate of 5% for LRS transactions where amount is more than 7 lakh in a financial year। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसे बाहर भेजता है, कोई करंट अकाउंट के लिए भेजता है या कैपिटल अकाउंट के लिए भेजता है, तो उस केस में उस व्यक्ति अगर 7 लाख से अमाउंट ऊपर चली जाती है तो 5% टीडीएस कटेगा। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट भेज सकते हैं? तो साथियों, $2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो है कोई व्यक्ति जो है वो भेज सकता है बाहर, चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए चाहे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन उसमें भी मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अलाउड है और कौन कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अलाउड है, वो हम अभी बात करेंगे। However, for immigration, medical treatment abroad and studies abroad, higher amount may be availed। साथियों, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का केस है
या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड है, तो 2.5 लाख से भी ऊपर पेमेंट भेजी जा सकती है, लेकिन उसकी प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर मेडिकल के लिए 2.5 लाख से ऊपर खर्चा हो रहा है, किसी को 3.5 लाख, तो उसका एस्टिमेशन जो है आपको बाहर से लेके देना पड़ेगा, तब आप 2.5 लाख से ऊपर भी भेज सकते हो। क्लियर? पर्पस फॉर करंट और कैपिटल फॉर एनी अप्रूव्ड पर्पस इंक्लूडिंग रेमिटेंस फॉर गिफ्ट और डोनेशंस। किस पर्पस के लिए भेजनी है? करंट या कैपिटल, कोई भी जो आइटम जो कि अलाउड है। कौन कौन सी अलाउड है वो उसकी हम परमिजिबल, पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउड है। तो इसमें साथियों सबसे पहले ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड। यार एक मिनट, हाँ। तो दोस्तों मैं बता रहा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी अलाउड है। तो उसमें ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड विद द बैंक, अगर बाहर कोई खाता खोलना है उसके लिए अलाउड है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है बाहर फॉरेन कंट्री में परचेज करनी है उसके लिए अलाउड है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके लिए ये अलाउड है। सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडरी एंड ज्वाइंट वेंचर अब्रॉड, अगर कोई बाहर हमने कोई ज्वाइंट वेंचर या कोई अपनी सब्सिडीज को के लिए पैसे भेजने हैं तो वो भी अलाउड है। एक्सटेंडिंग लोन इंक्लूडिंग लोन्स इन इंडियन रुपीज टू नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआईज को कोई ऐसा लोन वगैरह देना है या कोई पैसा एडवांस करना है तो उसके लिए भी ये हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में तो इतना ही है। करंट अकाउंट में देख लेते हैं कौन कौन सी परमिजिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। तो इसमें है दोस्तों, प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री में हम पैसा भेज सकते हैं, गिफ्ट और डोनेशन के लिए दे सकते हैं। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट उसके लिए दे सकते हैं। एमिग्रेशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, रिलेटिव हैज सेम मीनिंग एज इन कंपनीज एक्ट 2013। ट्रैवल फॉर बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। स्टडीज अब्रॉड और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन मैंने आपको बोला कि मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज और एमिग्रेशन के लिए अगर कुछ पैसे इस लिमिट से ज्यादा चाहिए होंगे तो वो भी भेज सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तुम क्या बंद करना है तो कट कट कर देना पूरा नीचे। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कृपा करके अपना माइक म्यूट कर लें। Dear 1 minute please sir। हाँ साथियों, मेरे को कोई फोन आ गया था इसके लिए मैंने म्यूट किया था। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, तो रेमिटेंस इन एडिशन टू एलआरआर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में रेमिटेंस इन एडिशन टू एलआरआर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गिफ्ट इन इंडियन रुपीज बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल टू एनआरआई रिलेटिव्स वहां नहीं है। द स्कीम कैन नॉट बी मेड यूज फॉर मेकिंग रेमिटेंस फॉर एनी प्रोहिबिटेड और इलीगल एक्टिविटी। कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए हम कोई पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए अलाउड नहीं है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में। फैसिलिटी अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स। ये केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है, जो इंडिया में रेजिडेंट है, उसी को ये फैसिलिटी दी गई है, और किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। द फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग रेमिटेंस टू भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड पाकिस्तान। ये फैसिलिटी, ये 4 कंट्रीज जो बताए हैं, भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड पाकिस्तान, उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। Banks should not extend any kind of funded and non-funded facilities to resident individuals
capital account remittances under the scheme. The applicant should have maintained with the bank for a minimum period of 1 year. 1 साल से उसका अकाउंट जो हो, तब ये LRS में हम पैसा भेज सकते हैं. अगर नहीं है, ये जो आपको बताया है कि LRS इन जगह पे अवेलेबल नहीं है, बाकी हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट जो हमने बताए हैं कि करंट अकाउंट में 9 पोजीशंस बताई हैं, वहां पे अलाउड है, बाकियों पे अलाउड नहीं है. इस बात का ध्यान रखना है. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि पैन इज मैंडेटरी फॉर मेकिंग ऑल रेमिटेंसेज अंडर LRS. अगर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में हम कोई पैसा भेज रहे हैं तो पैन अकाउंट अनिवार्य है, मैंडेटरी है. और फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी कैन बी टेकन अब्रॉड अप टू $3,000. 3,000 तक जो पैसा है वो $3,000 तक लेके जा सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी कैन बी टेकन अब्रॉड अप टू $3,000. साथियों, इसमें क्वेश्चन आता है टोटल जो है वो कितना लिया जा सकता है, और इन फॉर्म ऑफ करेंसी कितना जा सकता है, $3,000. So for Iraq and Libya, foreign exchange in the form of currency can be $5,000. और अगर there is no ceiling on currency notes or coins for Iran, Russia and CIS countries. CIS बोले तो Commonwealth of Independent States के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. लीबिया और इराक के लिए $5,000 लेके जा सकते हैं, और अदर कंट्रीज के लिए $3,000 लेके जा सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज कैन नॉट बी रिमिटेड टू और लीज. और भूटान जा रहा है, वो कहीं मैंने फॉरेन एक्सचेंज जो लेनी है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज नहीं दी जा सकती. ठीक है. और मैक्सिमम कितने पैसे लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम क्या है, कितने लेके जा सकते हैं अगर नेपाल किसी ने जाना हो तो? कोई साथी बता सकता है कि अगर नेपाल में कोई पैसे हमने जाना है विजिट करने के लिए तो कितने पैसे लेके जा सकते हैं? एनीवन? नेपाल में अगर आपने विजिट करने जाना है, टूर एंड ट्रैवल पे जा रहे हो, कितना जी? 25,000 25,000 नहीं, आप कितना भी पैसा लेके जा सकते हो. अगर 100 रुपए के डिनोमिनेशन तक है, अगर 100 रुपी का डिनोमिनेशन है तो कितने भी पैसे लेके जा सकते हो. अगर बड़े नोट लेके जाने हैं, 500 का नोट लेके जाना है, तो आपको 25,000 से ऊपर नहीं लेके जा सकते. समझ गए? ध्यान से सुन लीजिए कि 25,000 तक अगर बड़े नोट लेके जाने हैं, तो अगर 100 का डिनोमिनेशन है तो आप कितने भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. तो फिर से इसको पढ़ते हैं. देखिए, फॉरेन एक्सचेंज कैन नॉट बी रिमिटेड टू और रिलीज फॉर ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान और ट्रांजैक्शन विद रेजिडेंस ऑफ नेपाल एंड भूटान. उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज कोई नहीं देनी है, इंडियन रुपीज ही चल जाएंगे वहां पे. इंडियन करेंसी कैन बी यूज्ड इन दीज केसेस अप टू एनी एक्सटेंट. क्या लिखा है? अप टू एनी एक्सटेंट, कितनी भी अमाउंट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट्स कैन बी रुपीज. अगर आप कितना भी पैसा लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए तो 100 रुपए के 100 के नोट के जो पैकेट हैं वो कितने भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. अगर आप बड़े लेना चाहते हो, 500 के लेना चाहते हो, या इससे हायर डिनोमिनेशन के लेके जाना चाहते हो, तो 25,000 से ऊपर आप नहीं ले जा सकते. ठीक है, तो यही लिखा है, when the amount is above ₹25,000. In case of countries other than Nepal or Bhutan, the import or export of Indian currency is restricted to ₹25,000 पर पर्सन. नेपाल और भूटान को छोड़ के बाकी सब जगह पे 25,000 से ऊपर आप पर पर्सन पैसे नहीं लेके जा सकते. जैसे पाकिस्तान है, तो अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो कितना, मैक्सिमम 25,000 तक लेके जा सकते हो, इससे ऊपर लेके ही नहीं जा सकते. ठीक है. परचेजेज ऑफ फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू ₹50,000 इज परमिटेड इन कैश. जैसे आपको पता है कि 50,000 से ऊपर हम कैश में कोई काम नहीं करते, 50,000 तक हम कर देते हैं. वैसे ही सेम रूल यहाँ पे है. अगर कोई कन्वर्ट करवाना चाहता है 50,000 तक उसका कैश वाला है मामला, तो वो हम कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगी. ठीक, आगे चलते.
साथियों ये तो बात हो गई आउटवर्ड रेमिटेंस की। अब हम इनवर्ड रेमिटेंस की बात कर रहे हैं। इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है कि एनी पर्सन फॉरेनर और इंडियन कमिंग टू इंडिया कैन ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इस बात को ध्यान से रखिए। इसमें बहुत सारे हम लोग है ना गलती करते हैं। वहां क्वेश्चन आता है ये कि कितना पैसा जो है एक जो फॉरेनर में गया हुआ इंडियन है वो कितना पैसा लौटते वक्त लेके आ सकता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे एक साथी ने माइक खोल लिया है, प्लीज अपने माइक को बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी साथी भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरा ख्याल सुजीत सर का माइक खुला हुआ है। अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों को कुछ पता नहीं लगा और सिर्फ लापता होने की। थैंक यू सुजीत जी, आपने माइक म्यूट कर लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं अभी आप सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि एक माइक भी ओपन रह जाता है ना तो बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्लीज मैं सभी से निवेदन रखूंगा, कहूंगा कि भाई आप जब मेरे से बात करने के बाद अपने आप को म्यूट जरूर कर लिया करें। उससे क्या होता है कि बाकी साथियों को आवाज नहीं पहुंचती। चलिए, साथियों, एनी पर्सन फॉरेनर और इंडियन कमिंग टू इंडिया कैन ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया, कितना भी पैसा लेके आ सकता है इन फॉरेन करेंसी बीइंग ब्रॉड इज मोर देन $5,000। अगर फॉरेन करेंसी $5,000 से ऊपर है तो क्या करना होगा उसको। मान लो मैं यूएसए में गया, वहां पे आते हुए मैंने करेंसी उठा ली $50,000, सपोज कर लो, और मैं आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है वहां पे, मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी लेके आ सकता था, 5,000 बिना डेक्लारेशन के। और अगर मेरे पास ज्यादा है तो वहां पे कस्टम अथॉरिटीज को मुझको बताना होगा। ये नहीं कि छुपा के लाना होगा, मुझको बता के लाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी करेंसी है, इसका मेरे को एक सीडीएफ दे दो। सीडीएफ बोले तो करेंसी डेक्लेरेशन फॉर्म। एक डेक्लेरेशन फॉर्म रहता है कि भाई ये वाला पैसा जो है मेरे पास, मैं मेरे पास 5,000 से ऊपर है, उसको बता के आना है। वहां से सीडीएफ फॉर्म लेके आना है, कस्टम अथॉरिटी द्वारा साइन किया हुआ लेके आना है। तब आप बैंकर्स को भी दोगे या कहीं भी आप इसको दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से छुपा के ले जाऊं तब दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो जहाँ ये जाननी है, कई बार हमारे को क्वेश्चन वहां पे आता है कि आप फॉरेन से पैसा कितना लेके आ सकते हो। तो हम वहां पे हमने 5,000 सुना होता है तो 5,000 को टिक कर देते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितना ला सकते हो तो फिर वो उसमें कोई सीमा नहीं है। उसने कहा ब्रिंग एनी अमाउंट, कितनी, एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितनी भी लेके आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 से ऊपर है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वहां कस्टम अथॉरिटीज को करेंसी डेक्लेरेशन फॉर्म, उनको उनसे वो करेंसी डेक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाना है कि भाई मेरे पास इतने इतने $, है या मेरे पास इतनी फॉरेन करेंसी है। क्लियर, आगे चलते हैं। अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज शुड बी सरेंडर्ड विद इन 180 डेज। अब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे रहा और मैं जितने वो डॉलर लेके आया था अभी स्पेंट नहीं कर पाया और मेरे पास डॉलर बच गए, से कि मेरे पास $10,000 बच गए, तो वो मुझको 180 डेज में जमा करा देने हैं। बैंक में जमा करा दीजिए आप कि 180 डेज में जो अनस्पेंट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो आप लाए थे बाहर से, अगर 180 दिन, कहाँ से 180 दिन, जो पासपोर्ट की डेट पे आप, पासपोर्ट पे आपकी डेट पड़ी है उससे 180 दिन के अंदर आपको वो पैसे जमा कराने। क्लियर, आगे चलते हैं। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन रिटेन अप टू $2,000। अगर कोई मेरे जैसा आदमी सोचे कि भाई मैं भी $, रखना चाहता हूं तो कितने रख सकता हूं, $2,000 तक मैं रख सकता हूं। लेकिन क्वाइंस के ऊपर कोई भी वो नहीं लिमिट है, क्वाइंस कितने भी रख सकता है, लेकिन जो $, करेंसी नोट्स हैं वो 2,000 से ऊपर नहीं रख सकता है। ठीक है, Indian rupees can be brought up to 25,000 full-fledged money changes। full-fledged money changes का क्या है, permitted to in cash foreign currency and make cash payment up to $3,000। जो हमारे permitted cash foreign currency
हैं एक्सचेंजर हैं, जो मनी एक्सचेंजर वाले हैं, वो $3000 से ऊपर नहीं कर सकते या इक्विवेलेंट। ठीक है, $3000 और इक्विवेलेंट, और कोई करेंसी है तो जितना $3000 का अमाउंट बनता है उस उतने अमाउंट तक वो कर सकते हैं। अमाउंट एक्सीडिंग $3000 और इट्स इक्विवेलेंट हैज टू बी पेड बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। अगर 3000 से ऊपर चली जाती है तो वो उसको बाय थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। Bankers can credit proceeds of DD bankers check issued against encashment of foreign currency to the NRI account of the NRI account holder, where the instruments issued to the NRI account holder are supported by encashment certificate issued by authorized dealer. इसके बाद दोस्तों, foreign exchange can neither be taken to nor brought from Nepal and India. Indian rupees can be taken to Nepal or Bhutan in the denomination of rupees 100 or below, up to down. Sorry. Any amount for denomination above rupees 100 is rupees 25,000. ये बात हम कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने नेपाल में या भूटान में जाना है या वहां से आना है तो 25,000 तक के जो नोट हैं, अगर हायर डिनोमिनेशन के 100 से हायर के लेके जाना चाहता है तो ले जा सिर्फ 25,000 तक लेके जा सकता है। अगर 100 के डिनोमिनेशन के वो कितने भी लेके जा सकता है। ठीक है, अभी मेरे किसी दोस्त ने जाना था नेपाल को घूमने, तो वो उसका स्पेशल फोन आया कि भाई मेरे को 100 के पैकेट चाहिए, तो मेरे को मैंने 2 लाख रुपया लेके जाना है, तो वो 100 के पैकेट 2 लाख रुपया लेके गया। ठीक है, लेकिन वो अगर चाहता कि भाई मैं 500 वाले ले जाऊं तो वो नहीं ले जा सकता। क्लियर, वो 25,000 से ऊपर नहीं लेके जा सकता। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बात था LRS के बारे में। अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं साथियों अकाउंट्स के बारे में। हमारे जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इसमें सबसे पहले हम आपके साथ बात कर रहे हैं NRE अकाउंट के ऊपर, NRO अकाउंट के ऊपर, FCNRB के अकाउंट के ऊपर। साथियों, हमारे को ब्रांचेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बार NRE अकाउंट खोलने आ जाता है, NRO के बारे में पूछता है, FCNR के बारे में पूछता है, तो हमें नहीं पता चलता है। तो हम NRE अकाउंट कौन खोलता है, NRO कौन खोलता है और FCNRB अकाउंट क्या होता है और कैसे खुलता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बात करने वाले हैं कि NRE अकाउंट। NRE जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसका नाम है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट क्या है कि जो कोई बाहर गया है फॉरेन कंट्री में, जो NRI है वो NRE अकाउंट खोल सकता है। NRO अकाउंट क्या होता है? NRO अकाउंट में नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, इसका पूरा नाम है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। ये क्या है? ये कोई व्यक्ति जो जहां था वो जब बाहर चला गया है तो उसका जो जहां पे सेटअप है, यहाँ पे उसको जो रेंट आना है, कोई इंटरेस्ट आना है, कोई डिविडेंड आना है, कोई प्रॉपर्टी सेल होनी है, जो भी है उसका जो किसी खाते में काम होना है, तो वो जो खाता उसका सेविंग का होता है उसको NRO डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो उस खाते को क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। जहां फिर कोई फॉरेनर है, वो बाहर से आ गया, बाहर उसने 10 साल लगाए, उसने वो पैसा भेजता रहा, इंडिया में भेजता रहा, फिर उसने एक स्टेज पे सोचा कि मैंने बाहर तो रहना नहीं है, मैंने तो इंडिया में ही सेट होना है, मैं इंडिया में कोई दुकान खोल लूंगा या कोई फैक्ट्री खोल लूंगा या कोई और काम कर लूंगा, या मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर लिया, मेरे को वापस जाना नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट और अपने सेविंग से काम चला लेना है। तो उस केस में उसका जो NRE अकाउंट होता है उसको हम NRO में कन्वर्ट कर दें, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। क्लियर? तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। इसके बाद होता है FCNRB, इसका पूरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। FCNR का है कि इसमें सिर्फ टाइम डिपॉजिट खुलता है। क्या खुलता है? ओनली टाइम डिपॉजिट खुलता है। NRO में सेविंग भी खुल जाता है, करंट भी खुल जाता है, टाइम खुल जाता है। NRE में सेविंग खुल जाता है, करंट अकाउंट खुल जाता है, टाइम डिपॉजिट खुल जाता है। लेकिन FCNR जो भी है उसमें केवल टाइम डिपॉजिट ही खुलता है, और वो भी जो करेंसीज अलाउड है। कौन सी करेंसीज अलाउड है? इसमें अगर करेंसी की बात करें, सबसे पहले हम अगर NRE अकाउंट में देखें तो इंडियन रुपीज में खुलेगा, NRO इंडियन रुपी में खुलेगा,
और FCNR जो है वो US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खुलेगा। क्लियर? इन करेंसीज में अलाउड है। ध्यान से सुन लीजिए कि NRE अकाउंट इंडियन रुपीज में खुलता है, लेकिन इसका जो फंड आना है वो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। मेरी बात समझे? कोई व्यक्ति बाहर से आया, वो कहता है मैं खाता खोलना है, अब वो कहे कि मैं इंडियन रुपीज आपको 1000 रुपया देता हूं तो ये खाता खोल दो, तो आप नहीं खोलेंगे। NRE खाता उसका नहीं खोलेंगे, इंडियन रुपीज से नहीं खुलेगा, खुलेगा फॉरेन कंट्री से, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंडियन रुपीज में, कन्वर्ट करके फिर इसमें पैसे डाल दिए जाएंगे। क्लियर? तो NRE का अकाउंट कैसे खुलेगा कि उसका जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम उसको बोलेंगे भैया तुम पैसे जमा कराओ, तो पैसे जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ डॉलर या फॉरेन करेंसी जो भी है, उसको फॉरेन करेंसी में ही वो पैसे देने पड़ेंगे। उसको हम कन्वर्ट, जहां उसके पास कोई चेक होना चाहिए, कोई ड्राफ्ट होना चाहिए, वैसे कोशिश करनी चाहिए हमारे पास। ये चलो, ये मैं आपको सीधा बोल देता हूं कि जब भी आपने ये अकाउंट खोलना है तो इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो करेंसी में करना है। क्लियर? करेंसी में करना है, उसको बोलना चाहे $10 दो, चाहे $20 दो, चाहे जो भी है, आप उसको कन्वर्ट करके फिर इसमें जो है पैसे इसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? इसके बाद है हु कैन ओपन सच अकाउंट। दूसरा है, पहले अगर करेंसी कौन सी है, करेंसी NRE के केस में इंडियन रुपी, NRO के केस में इंडियन रुपी, FCNR के केस में फॉरेन करेंसी में खुलेगा, फॉरेन करेंसी में, और इसमें सिर्फ टाइम डिपॉजिट खुलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हु कैन ओपन सच अकाउंट, तो इसमें मैंने बताया NRE के केस में NRI खोलेगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओनली नॉन रेजिडेंट इंडियन खोलेगा। NRO के केस में NRI रेजिडेंट बिफोर बिकमिंग एन NRI। ये मैंने आपको पहले बताया कि कोई NRI वापिस आ गया, उसका अकाउंट हम NRE से NRO बना देते हैं, और या फिर कोई यहां से चला गया बंदा बाहर, तो उसका अकाउंट भी हम NRO बना देते हैं। और तीसरा मैंने बताया आपको फॉरेन करेंसी का, तो उसमें भी NRI ही खोल सकता है। फिर कैन इट बी ओपन ज्वाइंटली, क्या ये अकाउंट ज्वाइंटली खोला जा सकता है? तो तीनों के केस में यस है, हाँ, तीनों के केस में ज्वाइंटली खोला जा सकता है। यस बोथ विद रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ऐसे ही दूसरे के केस में यस बोथ विद रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तीसरे केस में भी यस बोथ विद रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। टाइप ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। NRE के केस में सेविंग, करंट, टाइम तीनों खोल सकते हो, NRO के केस में सेविंग, करंट, टाइम तीनों खोल सकते हो, लेकिन FCNR के केस में केवल टाइम डिपॉजिट खोल सकते हो। फिर है कि पर्पस टू ओपन सच अकाउंट, इस अकाउंट को खोलने का पर्पस क्या है? सो पर्पस है NRE अकाउंट्स आर यूज्ड टू होल्ड ओवरसीज सेविंग रिमिटेड टू इंडिया आफ्टर कन्वर्टिंग टू इंडियन रुपीज। अब जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको पता है वहां तो डॉलर का $60 ही है, लेकिन उसका पैसा बढ़ता कब है? जब वो डॉलर का इधर इंडियन रुपीज में भेजता है। जैसे आज की डेट में $1 US डॉलर जो है 83 रुपीज का हुआ है। अगर उस व्यक्ति ने 1 लाख भी डॉलर भेजा इधर, तो उसका 83 लाख रुपया खड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसको जो वैल्यू पड़ता है इधर, जब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेता है तो पड़ता है। वो जितनी सेविंग करता है वो इस तरह भेजता है, ताकि उसका जो पैसा है वो कल वो यहाँ पे आके कोई काम करना चाहे, कोई और बिजनेस सेटअप करना चाहे तो आराम से कर सके। तो अपनी सेविंग को वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंडिया में भेजता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको अकाउंट की जरूरत होती है। दूसरा NRO अकाउंट्स आर यूज्ड टू होल्ड इंडियन इनकम। ये मैंने बताया कि अब जो व्यक्ति इंडिया से गया, वो ये तो है नहीं कि जाता वक्त सब कुछ अपना समाप्त करके गया, यहाँ दा एंड करके गया, ऐसा तो नहीं है। अब उसकी यहाँ पे उसकी जमीनें हैं, उसने शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसने कोई हो सकता है कोई मॉल वगैरह ले रखा हो, उसका किराया आता हो, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा? NRI में आप कहोगे जमा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि NRI में जितना पैसा आना है वो फॉरेन से आना है, वो वाला जमा होना है। अब उसका इंडियन वाला पैसा कहाँ जमा होगा? तो इंडियन वाला पैसा उसका NRO में जमा होगा, तो इसलिए उसके NRO अकाउंट की जरूरत। FCNR की क्यों जरूरत पड़ती है? जब एक व्यक्ति सोचता है कि मुझको जो ब्याज मिले वो फॉरेन करेंसी में ही मिले, जो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल रखा है वो मेरे को फॉरेन करेंसी में ही मिले। आज मान लो कि किसी व्यक्ति ने आज से
उसने FCNR बनवा रखी है, तो FCNR में फॉरेन करेंसी में रहता है, उसको इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो उसका जो पैसा बढ़ता है वो भी फॉरेन करेंसी में बढ़ता है। अगर फॉरेन करेंसी जो एप्रिशिएट हुई तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली उतना बढ़ जाता है। तो कई लोग इस चीज को चाहते हैं कि हमारा जितना फॉरेन करेंसी जितनी हमारी है वो फॉरेन करेंसी में ही हमारी FD हो और उसी के ऊपर फॉरेन करेंसी में ही हमें इंटरेस्ट मिले, तो वो फॉरेन FCNR बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कि रिपैट्रिएशन में NRE में जितना उसका पैसा है वो सारा रिपैट्रिएट करवा सकता है, यस। और NRO में उसका इंटरेस्ट वगैरह और आफ्टर डिडक्टिंग TDS जो अमाउंट है वो उसको भेज सकता है, उसका एक लिमिट रहता है। इसके बाद FCNR में यस जितना उसका है वो भेज सकता है। एक बात याद रखिए कि FCNR में जो है मिनिमम टाइम डिपॉजिट का है वो 1 साल है और मैक्सिमम 5 इयर्स है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स को ट्रांसफर कहां से किया जा सकता है? फंड्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम NRE अकाउंट टू NRO रेजिडेंट। NRE से कहीं भी पैसा भेज सकता है, वो NRO को भी भेज सकता है, रेजिडेंट में भी भेज सकता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर वो चाहे कि मैं इंडियन रुपीज जो है वो NRE अकाउंट में जमा करा दूं तो वो नहीं करा सकता। वो इंडियन रुपीज जो है वो NRE अकाउंट में जमा नहीं करा सकता, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे बहुत बार ऐसा हुआ कि कई बार NRE बाहर से आया और उसने कन्वर्ट कराया NRE अकाउंट में, उसका मान लो कि 10 लाख रुपए आया, तो उसने यहाँ खर्चा करने के लिए 1 लाख रुपया निकाला, लेकिन उसके पास जाते हुए कुछ पैसे बच गए, तो वो उसने उसी पैसे को जब जमा कराना चाहा तो हम वो पैसा नहीं जमा कर सकते। क्लियर? इंडियन रुपीज वाला जो पैसा है वो हम नहीं जमा कर सकते, और उसका कन्वर्ट किया हुआ फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्ट किया हुआ उसका ड्राफ्ट कोई फॉरेन का है वो हम जमा कर सकते हैं NRE में। इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारी गलती कई बार हम कर देते हैं, तो फिर हमारे को सेंट्रल ऑफिस से फोन आता है तो भाई ये क्या कर दिया, NRE अकाउंट में इंडियन रुपीज जमा कर दिए, तो वहां पे हमारे से ये गलती होती है, इसको गलती हमने नहीं करनी, ठीक है। NRO में उसका पैसा अगर NRO अकाउंट है तो उसमें आप जमा कर सकते हो। टैक्स जो है NRE के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, लेकिन NRO के ऊपर एज पर स्लैब जो भी रहेगा वो टैक्स लगेगा, लेकिन FCNR के ऊपर भी टैक्स फ्री है, वहां भी कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अकाउंट व्हेन NRI रिटर्न्स टू इंडिया। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर NRE का अकाउंट है, NRI वापस आ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि उसका अकाउंट रेजिडेंट बन जाएगा या NRO बना देते हैं, ठीक है। NRO वाला आपको पता ही रेजिडेंट बना देंगे और FCNR वाला भी रेजिडेंट बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे जो 3 प्रकार के अकाउंट बताए हैं वैसे ही 3 प्रकार के और अकाउंट हैं जिसकी मैं अभी आपको बात करने वाला हूं। उसमें है EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसकी तो कई बार तो EEFC की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। और RFC का रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक RFCD करके अकाउंट है, और एक RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ये रहता है। अब इसमें देख लेते हैं हु कैन ओपन द अकाउंट। तो इसमें अगर EEFC अकाउंट है तो एक्सचेंज अर्नर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, कंपनीज एक्सेट्रा जो है इसको खोल सकते हैं। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी के केस में इंडिविजुअल्स खोल सकते हैं, और दूसरे RFC अकाउंट में भी इंडिविजुअल्स खोल सकते हैं। jointly with eligible person that or with the resident relatives on former और survivor basis पे कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ऐसे ही बाकियों में है कि jointly with eligible person and same as EEFC। कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं? तो EEFC अकाउंट में हम करंट अकाउंट खोल सकते हैं और RFCD अकाउंट में करंट खोल सकते हैं, लेकिन जो RFC अकाउंट है उसमें हम उसका सेविंग खोल सकते हैं, करंट खोल सकते हैं और टाइम डिपॉजिट खोल सकते हैं। इंटरेस्ट, इसमें जो करंट अकाउंट होते हैं आपको पता है करंट अकाउंट में नॉन इंटरेस्ट बेरिंग रहती है, तो दोनों के केस में नॉन इंटरेस्ट रहेगा, बाकियों के जो भी हमारे बैंक के रेट होंगे वो उसके ऊपर लागू होएगा। क्लियर? और इसमें कौन सा पैसा जमा होता है? EEFC अकाउंट में कौन सा पैसा जमा होता है, RFC अकाउंट में कौन सा होता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में कौन सा होता है। तो इसमें पहले EEFC की बात कर लेते हैं। तो इसमें 100% ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन,
जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे हमारे को 100% जो पैसा कोई हमने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर कुछ पैसा आया तो उसको 100% हम जो है उन ट्रांजैक्शन का पैसा EEFC अकाउंट में जमा कर सकते हैं। एडवांस रिमिटेंस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मान लीजिए हमने कोई गुड्स भेजी नहीं, अभी भेजनी है, लेकिन बाहर से हमारे को एडवांस आ गया, उसका पैसा एडवांस में आ गया, तो वो पैसा भी हम EEFC अकाउंट में रख सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन टू फॉरेन इंपोर्टर्स, जो फॉरेन इंपोर्टर्स था उसको हमने कोई लोन दिए हुए हैं अपना सामान बनाने के लिए, तो वो अगर वहां से रीपेमेंट आ रही है, वो पैसा वापस कर रहा है, तो वो भी EEFC अकाउंट में हम जमा कर सकते हैं। प्रोफेशनल अर्निंग लाइक डायरेक्टर्स कंसल्टेंसी लेक्चर फी ऑनोरेरियम एंड सिमिलर अदर अर्निंग्स रिसीव्ड बाय ए प्रोफेशनल बाय रेंडरिंग सर्विसेज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो ऐसा कोई प्रोफेशनल अर्निंग कर रहे हैं, कोई ऑनरेरियम मिल रहा है, कोई और कोई इनकम हो रही है, तो वो भी हम EEFC अकाउंट में जमा कर सकते हैं। रिक्रेडिट ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन करेंसी अर्लियर विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी बाहर पैसा EFC अकाउंट में को खर्च करने के लिए निकाला था, और अगर वो नहीं खर्च कर पाए तो उसको वापस डिपॉजिट EFC अकाउंट में कर सकते हैं। अभी हम और एक स्लाइड पे इसका बताएंगे कि भी कितनी परमिट क्रेडिट्स और हैं, और भी हैं, दूसरी स्लाइड में हैं, लेकिन अभी हम RFC की तरफ देख लेते हैं कि RFC-D में कौन कौन सा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड एज पेमेंट फॉर सर्विसेज, गिफ्ट, ऑनोरेरियम व्हाइल ऑन विजिट अब्रॉड और फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट हु इज ऑन ए विजिट टू इंडिया, किसी से कोई पैसा हमारे को मिला या हम वहां से कमा के लाए तो वो इसमें जमा कर सकते हैं। अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर फॉर ट्रेवल अब्रॉड, गिफ्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव है वो जमा कर सकते हैं। अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रॉयल्टी ऑनरेरियम कुछ भी है वो हम इसमें जमा कर सकते हैं। और अगर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी की बात करें तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड बाय हिम एज पेंशन, सुपर एनुएशन, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम ओवरसीज एम्प्लॉयर, कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है उसको कि सुपर एनुएशन का पैसा मिला है, कोई उसको पेंशन मिल रही है, वो सारा इसमें जमा कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिलाइज ऑन कन्वर्शन ऑफ द एसेट्स रेफर टू, तो गिफ्ट है, इन इनहेरिटेंस रिसीव फ्रॉम ए पर्सन रेफर टू, तो जो सब चीजें हैं इसमें जमा कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि EEFC में और परमिटेड क्रेडिट कौन कौन से हैं। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स ऑन कन्वर्शन ऑफ ADR, GDR, ADR बोले तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, GDR ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, interest earned on the funds held in account, payments received in foreign exchange by 100%, EOU unit in EPZ, STP, HTP, payment received in foreign exchange by DTA, जो सारे जो है जहाँ पे मेंशन वो उसमें हम EEFC में पैसा जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। ऐसी अगर इधर RFC की बात करें D में, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड एज प्रोसीड्स ऑफ LIC क्लेम है, कोई मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू है सेटल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, तो वो इसमें हम जमा कर सकते हैं। और उधर भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड एज प्रोसीड्स ऑफ LIC क्लेम्स, मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू सेटल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये पैसा हम जमा कर सकते हैं इसमें। तो साथियों इसमें अब परमिटेड डेबिट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा डेबिट कर सकते हैं EEFC अकाउंट में, कौन सा डेबिट कर सकते हैं। एनी परमिजिबल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिजिबल है वो इसमें कर सकते हैं। पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इन फॉरेन एक्सचेंज, हमने किसी से कोई परचेज करी है गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो 100% हम कर सकते हैं। गिविंग ट्रेड रिलेटेड लोन्स एंड एडवांसेस टू अकाउंट होल्डर्स, इंपोर्टर कस्टमर, जो इंपोर्टर कस्टमर है उनको कोई लोन्स वगैरह देने हैं या कुछ पैसा एडवांस करना है, तो वो हम EEFC अकाउंट से कर सकते हैं। पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू PRI टू एयर फेयर, होटल एक्सपोर्ट बुकिंग, कोई हम कर रहे हैं बाहर जाने का, तो वो भी इसमें से पैसे पेमेंट कर सकते हैं। और अगर RFC की बात करें तो एनी परमिजिबल करंट कैपिटल अकाउंट, और RFC में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूटिलाइजेशन ऑफ आउटसाइड इंडिया। टेन्योर की बात कर लें तो टेन्योर बैलेंस टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रूपी बाय एंड ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ आफ्टर एडजस्टिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द बैलेंसेस फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस फॉर फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, तो जितना कैलेंडर यहाँ पे कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, कैलेंडर ईयर बोले तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को साफ कर दिया जाएगा कि कितना उसको आया था, कितना चला गया, उसके हिसाब से बैलेंस बना दिया जाएगा दोनों के केस में।
और RFC की बात करें तो वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं। चलिए साथियों, ये EFC अकाउंट था, RFCD था, RFC अकाउंट था, NRE अकाउंट था, NRO अकाउंट था, FCNRB अकाउंट था, जिसके बारे में आपको पता होना थोड़ा जरूरी था। अब हम कुछ और चीजें आपको बताना चाहते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपका पेपर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए, और आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई चीज छूए तो आप कम से कम कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सको। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में। साथियों, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है वो दो तरह का होता है। एक प्री शिपमेंट होता है, एक पोस्ट शिपमेंट होता है। एक प्री शिपमेंट होता है, एक पोस्ट शिपमेंट होता है। आप बोलेंगे क्रेडिट तो सर क्रेडिट है, तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्या क्या हुआ? कोई बता सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि प्री शिपमेंट होता है, पोस्ट शिपमेंट होता है, इसका क्या मतलब है? कोई साथी मेरे को थोड़ा सा अगर बता दे तो मैं आगे चलूं। प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, दो प्रकार के क्रेडिट की बात करने जा रहा हूं साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई साथी बता सकता है प्री शिपमेंट क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट क्या होता है? सर, बायर से ऑर्डर मिलने के बाद रॉ मटेरियल से लेके और उसकी शिपमेंट तक जितना भी खर्चा आता है वो प्री शिपमेंट होता है, और शिपमेंट के बाद बायर तक पहुंचने में जितना खर्चा आता है वो पोस्ट शिपमेंट होता है। बहुत अच्छे पूजा सिंह जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत ही सटीक शब्दों में और स्पष्ट, जिसको बोलते हैं स्पष्ट शब्दों में आपने बोला कि जो प्री शिपमेंट क्या है, कि शिपमेंट से पहले, मतलब आप कहना चाहते हो कि गोडाउन तक जो खर्चा होता है वो एक स्टेज है, और गोडाउन से लेके जो हमारा इंपोर्टर है उसके पास पहुंचने तक ये दूसरी स्टेज है, ये बोलना चाहते हैं आप, ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल सही कहा है मैडम ने, और मैं आपको अब इलेबोरेट थोड़ा कर देता हूं कि प्री शिपमेंट क्या है और पोस्ट शिपमेंट क्या है। साथियों, मैं आपको फिर से उसी एग्जांपल पे लेके चलता हूं कि मैं इधर इंडिया में बैठा हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, और बाहर कोई व्यक्ति जो ऐसे में बैठा है, उसने मेरे को $1,00,000 का ऑर्डर दिया, $1,00,000 का ऑर्डर। राकेश जी, आप अपना माइक बंद कर लेंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहता हूं कि $1,00,000 का ऑर्डर मेरे को मिला, मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरे को 1,00,000 का ऑर्डर बाहर से मिला, ठीक है? अब $1,00,000 का मतलब हो गया कि मेरे को अगर 83 के हिसाब से लगाऊं तो मेरे को 83 लाख रुपए चाहिए। 83 लाख रुपीज का ऑर्डर मिला। अब मेरे को उसको बनाने का भी खर्चा चाहिए। अब मैं एक्सपोर्टर हूं, ये नहीं है कि मैं केवल एक व्यक्ति से डील कर रहा हूं, हो सकता है मैं 5-7 लोगों से डील कर रहा हूं और सबसे मेरे को ऑर्डर आए हुए हों, और मेरे पास ऑर्डर 5 करोड़ के हों, और मैं 5 करोड़ रुपया जो है एकदम से नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके अपने बैंक के पास जाता हूं, अपने बैंक को बोलता हूं भाई मैं एक्सपोर्टर हूं, ये मेरा IEC नंबर है, ये मेरे आप चेक कर लो कि मेरे रिकॉर्ड कैसे हैं। जैसे कि अगर पैकिंग क्रेडिट किसी को देना हो, यहाँ आप सामने स्लाइड पे पढ़ सकते हो कि एक्सपोर्टर शुड हैव इम्पोर्टर एक्सपोर्ट कोड नंबर, इसको बोलते हैं IEC नंबर। मैं बोलता हूं मेरे पास IEC नंबर है, बल्कि कोई भी जो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है उसको सबसे पहले यही काम करना पड़ता है, IEC नंबर लेना पड़ता है। मेरे पास IEC नंबर है, मैं बोलता हूँ RBI लिस्ट में आप देख लो यार, कॉशन लिस्ट में देख लो, मेरा नाम नहीं है। फिर एक्सपोर्टर शुड नॉट बी द स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट ऑफ ECGC। ECGC में भी उसकी एक स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट होती है, उसमें भी उस सेल जिसको बोलते हैं उसमें भी उसका नाम नहीं होना चाहिए। फिर ही शुड हैव कंफर्म्ड ऑर्डर ऑफ LC, उसके बाद कंफर्म्ड LC ऑर्डर होने चाहिए, कंफर्म्ड ऑर्डर होने चाहिए या LC होने चाहिए। However, if running PC facility has been allowed, confirmed order can be submitted later on। तो कहने का मतलब है कि भाई पहले तो जाके मैं बैंकर से बोलूंगा, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं जाके बैंकर से बोलूंगा भाई मेरे को एक लिमिट दे दो। बैंक देखेगा मेरा सारा हिसाब किताब, देखेगा कि भाई इसका तो काम बहुत अच्छा है, इसकी सेल भी अच्छी है, मेरी बैलेंस शीटें भी लेगा, मेरे पास से सारे कागज भी लेगा, जो भी पेपर्स लगते हैं मेरे से सिक्योरिटी भी लेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेगा।
कि सब कुछ देखेगा मेरा रिकॉर्ड, तो मेरी एक लिमिट बना देगा से कि उसने पैकिंग क्रेडिट लिमिट, जिसको बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट लिमिट, जैसे सीसी लिमिट होती है ना, कैश क्रेडिट लिमिट होती है, वैसे ही एक्सपोर्टर की एक पैकिंग क्रेडिट लिमिट बन जाती है। पैकिंग क्रेडिट लिमिट, पैकिंग क्रेडिट लिमिट भी दो प्रकार की बनती है, एक तो ऑर्डर टू ऑर्डर बेस बनती है, एक रनिंग काउंट की बनती है। रनिंग काउंट का मतलब कि जैसे सीसी लिमिट हो गई कि आपने जितना यूज कर लिया उसके बाद जितना पेमेंट आया उतना रिड्यूस हो गया, ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहता है। लेकिन जो ऑर्डर टू ऑर्डर होता है उसमें होता है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक्सपोर्टर को एडवांस किया, और जब वो ऑर्डर समाप्त हो गया फिर हमने उसको नेक्स्ट ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस कर दिया। ऐसे करके वो ऑर्डर टू ऑर्डर चलता है। लेकिन ये रनिंग पीसी है, एक तरह से जैसे सीसी में कभी पैसा जमा हो गया कभी निकल गया, कभी पैसा जमा हो गया कभी निकल गया, वैसे जो पैकिंग क्रेडिट की लिमिट बनती है। क्लियर? सो आपको पहले तो ये पता लग गया कि पैकिंग क्रेडिट क्या है। पैकिंग क्रेडिट क्या है? जब सामान बनाने के लिए जो मैंने एक्सपोर्ट करना है उसको बनाने का जो मेरे को एक्सपेंडिचर आना है वो मैं बैंक से उधार लेके पहले बनाता हूं। नंबर एक क्लियर हो गई कि पैसा मेरे को चाहिए वो सामान बनाने के लिए, और उसको मैंने गोडाउन में टिका दिया, अपना सामान बनाया, बना के उसको गोडाउन में टिका दिया। अब दूसरा मेरे को चाहिए पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट कैसे? अब मैं उनको बोलता हूं भाई देखो बात ऐसी है कि मैं माल तैयार कर लिया, माल तैयार करने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए एज पर एलसी जैसे थे कि उसने कहा पैकिंग लिस्ट लगाओ, उसने कहा शिपमेंट का लगाओ, उसने कहा इंश्योरेंस लगाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। जहां तो आप मेरे को बिल परचेज करके इमीडिएटली पैसे दे दो, वो आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को दूसरी लिमिट देनी पड़ेगी। वो क्या होती है? एक तो पैकिंग क्रेडिट लिमिट हो गई, एक ईबीपी लिमिट हो जाती है, एक्सपोर्ट बिल परचेज की लिमिट दे देते हैं। किसकी लिमिट दे देते हैं? एक्सपोर्ट बिल परचेज की लिमिट दे देते हैं, ईबीपी बोलते हैं उसको। कई बार हम ईबीएन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड जहां पे एलसी होती है वहां पे ईबीएन लिमिट दे देते हैं, यहाँ पे कंफर्म्ड ऑर्डर होते हैं वहां ईबीपी दे देते हैं, एक्सपोर्ट बिल परचेज की दे देते हैं। ठीक है? अब क्या हो गया? दो लिमिटें हो गई, एक हो गई प्री शिपमेंट की, एक हो गई पोस्ट शिपमेंट की। अब मैंने वो सामान बनाना था, मेरे को $1 लाख का ऑर्डर मिला, मैंने अपने बैंक को, मेरे को बैंक ने लिमिट दे दी 2 करोड़ की सेल की, मेरे को पैकिंग क्रेडिट की दे दी, और 2 करोड़ की दे दी, चलो 2.50 की दे दी पोस्ट शिपमेंट की, और 2 करोड़ की दे दी मेरे को पैकिंग क्रेडिट की। अब मैंने $1 लाख का मेरे को डॉलर का ऑर्डर मिला है, तो मेरे को अपने बैंक से पैसा लेना है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, मेरे को एफओबी वैल्यू माइनस मार्जिन, एफओबी में प्री ऑन बोर्ड, और उसमें से जो मार्जिन मेरा है, मार्जिन 25% से, कि वो हम 25% मार्जिन लेके चलते हैं, कि मान लीजिए कि फ्री ऑन बोर्ड मेरे को 70 लाख का पड़ता है, उसमें 25% कितना हो गया? 25 आता है 175, तो 17.5 लेस करके जितना, मान लो कि मेरे को बैंक ने 62 सपोज कर लो 52 लाख एडवांस कर दिया, 52 लाख एडवांस कर दिया पैकिंग क्रेडिट के अगेंस्ट कि भाई तू सामान बना ले, और जब बना लेगा तो हमारे को बिल प्रेजेंट कर देना। अब मैंने बैंक से 52 लाख पैकिंग क्रेडिट एडवांस लेके क्या कर दिया? अपना माल तैयार कर दिया, और उसके बाद इसको सेंड भी किया। सेंड कैसे किया? शिपमेंट किया, शिपमेंट का जो डॉक्यूमेंट था वो लगाया, फिर उसके बाद जो अपना उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म था वो लगाया, उसके बाद जो भी गुड्स रिसीट था वो लगाया, वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के वो मैंने बैंक को थमा दिया। मैंने कहा जी मैंने ये जो $1 लाख का माल है ना वो भेज दिया है, बिल वगैरह लगा दिए, पैकिंग लिस्ट लगा दी, एवरीथिंग जो भी उसके साथ एलसी में मेंशन था वो मैंने उनको लगा दिया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जब मेरा बिल देखेगा तो बैंक ने अब क्या करना है? उस बिल को परचेज करना है, उस बिल को परचेज करना है। अब उसने कितने का बिल दिया? $1 लाख का है, तो आज की रेट में यूएस डॉलर से कि भाई 81 रुपये चल रहा है, तो 81 लाख का एक तरह से उनको वो बिल परचेज कर लिया उन्होंने। कितने का बिल परचेज कर लिया? 81 लाख का। अब 81 लाख का परचेज करके वो सबसे पहले क्या काम करेंगे
जो मेरे को पैकिंग क्रेडिट 52 लाख दिया था उसको एडजस्ट करेंगे। जो 81 लाख का अभी जो मैंने माल तैयार करके जो बिल सारे कागज उसको दिए, तो वो क्या करेगा 81 लाख का अपने खर्चे निकाल के इंटरेस्ट वगैरह लगा के 25 डेज का इंटरेस्ट लगा के सारा कुछ अपना करके जो कुछ पैसे बचेंगे पहले तो पैकिंग क्रेडिट जस्ट करेगा, और जो बाकी का बैलेंस होगा वो कहाँ कर देगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, दूसरे करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा कि भाई ये तुम्हारा काम हो गया। अब बैंक के पास एक ही अकाउंट खड़ा है, वो शिपमेंट वाला जो परचेज किया, FBP जिसको बोलते हैं, या EBN एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड, दोनों में से कोई एक अकाउंट खड़ा कर लेगा। ठीक है। कई बार हमारे को ये दिक्कत आती है कि बैंक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती होगी, बैंक किस प्रकार से करता होगा। तो मैंने ये आपको एक लाइव एग्जांपल दी है कि बैंक पहले पैकिंग क्रेडिट के लिए एडवांस देता है, जब आपका माल एक्सपोर्टर माल तैयार कर देता है उसके बाद बैंक को वो बिल भेजता है, तो बैंक बिल परचेज करके सबसे पहले पैकिंग क्रेडिट एडवांस को एडजस्ट करता है, उसके बाद जो बचता है वो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अब आप कहेंगे कि बैंक का तो बैलेंस खड़ा हो गया एक्सपोर्ट बिल परचेज का, अब वो कैसे एडजस्ट होगा? कोई बता सकता है वो वाला कैसे एडजस्ट होगा? अगर आपको जहां तक मेरी बातें समझ आई हैं, तो अब हमारे पास पोस्ट शिपमेंट का बैलेंस खड़ा है, तो वो बैलेंस कैसे एडजस्ट होएगा? सर जब एक्चुअल रेमिटेंस आएगी एक्सपोर्ट अमाउंट की, उस एक्चुअल अमाउंट से हम लोग इसको बंद कर देंगे सर। बहुत अच्छे पूजा सिंह जी, बहुत अच्छे। आपने डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज में काम किया होगा, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप, वेरी नाइस। तो बिल्कुल सही है कि जब हमारा इंपोर्टर जो है, जब वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, तो वो जब वहां का बैंक जो है जिसने LC ओपन करी थी, जैसे जब मैंने बताया था सिटी बैंक ने ओपन करी है, तो सिटी बैंक जब देखेगा सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं और सब चीजें ओके हैं, एज पर LC है, तो वो अपनी हमारी जो पेमेंट है वो रिलीज कर देगा, जो पेमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? तो ये ऐसे जब आ जाएगी तो फिर हम अपना अकाउंट एडजस्ट कर लेंगे, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। अगर हमारे पैसे कम होते हुए तो हम पार्टी के अकाउंट से, बल्कि एक्सपोर्टर के अकाउंट से ले लेते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा हो तो वो एक्सपोर्टर को वापस कर देते हैं। तो ये कौन सा क्लास है सर? सर सब स्टाफ टू कलर किया लड़का है। क्लियर होगी बात? कोई साथी जो है वो अपना माइक खोला हुआ है तो प्लीज अपना माइक बंद कर लें। तो सर सब स्टाफ। तो आगे हम चल रहे हैं। आपको अब एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको ये चीजें बताता हूं कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है जरूरी। तो साथियों, इसमें पीरियड ऑफ PCL, तो पीरियड ऑफ PCL कितना देते हैं हम? 360 दिन का। कितना? 360 दिन में उसको एडजस्ट कराना होता है। उसको जो कोई भी हम पैकिंग क्रेडिट देते हैं उसको 360 डेज। ये क्वेश्चन आता है कि अगर पैकिंग क्रेडिट आप किसी को देते हो, प्री शिपमेंट एडवांसेस आर नॉट एडजस्टेड बाय सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन 360 डेज from the date of advance, the advance will be ceased to qualify for prescribed rate of interest for export credit to the export avenue. अगर वो 360 दिन के अंदर वो पैकिंग क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट पैकिंग क्रेडिट एडवांस लिया उस बिल को नहीं भेज पाया, मेरी बात समझ रहे हो? ये नहीं कि वो पैकिंग क्रेडिट एडवांस लिया और उसके बाद उसने कहा ठीक है मेरे से एडजस्ट कर लो, तो उसको जो ऑर्डर जिसके लिए उसने लिया है उसको ऑर्डर भेजना पड़ेगा। नहीं भेजेगा तो उसको जो है वो रेट जो है वो एक्सपोर्ट वाला नहीं लगेगा, दूसरा रेट लगेगा। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके पास कितना पीरियड है? 360 डेज के अंदर उसको जो अपना कंसाइनमेंट है वो भेजना पड़ेगा। दूसरा है कि एडजस्टमेंट ऑफ PCL नॉर्मली थ्रू प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बिल्स और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और डेबिट टू EFC अकाउंट। कैसे एडजस्ट करते हैं ये बताया गया है। वो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट बिल का पेमेंट जब हम क्रेडिट करते हैं तो सबसे पहले हम PC एडजस्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया। इसने साथ में और ऑप्शन दी हैं। वो क्या ऑप्शन दी है कि अगर एक्सपोर्ट बिल से ना एडजस्ट हो तो फिर एक्सपोर्ट का कोई उसको इंसेंटिव आया हो उसमें से कर सकते हैं, या उसके EFC अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो कर सकते हैं। ठीक है? इन तीनों अकाउंटों में से हम ले सकते हैं। उसने ऑप्शन दे दी। मोस्टली हम एक्सपोर्ट बिल्स के जैसे ही उसका एक्सपोर्ट बिल परचेज करते हैं तो तुरंत उसका पैसा हम रियलाइज कर लेते हैं, अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पोस्ट शिपमेंट की बात कर रहा है। एज पर एक्सचेंज कंट्रोल बिल शुड बी सबमिटेड फॉर नेगोशिएशन विद इन 21 डेज ऑफ शिपमेंट।
तो ये क्वेश्चन आता है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन में शिपमेंट के कितने दिन के अंदर उसने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं जो हमने परचेज करने हैं। तो कितने दिन के अंदर करने हैं उसने? 21 डेज के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि 21 डेज निकल गए, तो फिर हमें क्या करना है? कोई साथी, मान लो कि हमने कहा कि 21 डेज के अंदर शिपमेंट के 21 डेज के अंदर उसको देना है हमारे को, वो नहीं दे पाया, दिन हो गए 23 हो गए, तो अब क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? उस बिल को परचेज कर पाओगे? जी फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन आपके सामने आया, मैंने लिख दिया जहां पे कि 21 डेज के अंदर अंदर उसको बिल शुड बी सबमिटेड फॉर नेगोशिएशन विद इन 21 डेज ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट जैसे ही की उसके 21 दिन के अंदर अंदर उसको जमा कराना है। कई बार जो एक्सपोर्टर है वो 21 दिन के अंदर नहीं जमा करा पाता, तो फिर देन व्हाट इज द रेमेडी? यस, उस बिल को परचेज कर सकते हैं? नहीं, हम परचेज नहीं कर सकते, हम उसको कलेक्शन के लिए भेजेंगे। क्या करेंगे? कलेक्शन के लिए भेजेंगे। कलेक्शन के लिए भेजेंगे, जब पेमेंट आ जाएगी तब उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये 21 डेज की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी आप कभी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में कभी आपका लग जाए तो उस समय इन चीजों को थोड़ा ध्यान में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गलती लग जाएगी तो फिर आपको मुश्किल होती रहेगी, क्योंकि ये कमी है। और अगर कमी के साथ हम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो उधर से पेमेंट नहीं आएगा। आप इधर फॉरेन बिल परचेज करके बैठे होगे और पेमेंट आएगा नहीं, वहां पे फिर जब एक बार बिल वापस आ जाएगा तो फिर आपकी हालत पतली हो जाएगी। आप कहोगे यार ये हमें तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसे भी होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जो कमियों के साथ बिल होते हैं उनको हम परचेज नहीं करते, उनको हम कलेक्शन में भेज देते हैं। ये नहीं कि भाई हम उसका बिल ही नहीं भेजेंगे, भेजेंगे, कलेक्शन में भेज दें। कलेक्शन में भेजना और बिल परचेज करके भेजना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कलेक्शन में मतलब कि हम पेमेंट इमीडिएटली नहीं देते पार्टी को, समझ रहे हो? कलेक्शन में हम जब पेमेंट आएगा, कलेक्ट हो गए तभी देंगे, लेकिन बिल परचेज किया तो हम इमीडिएट पेमेंट देते हैं। और अगर आपने डिफॉल्टेड बिल, मतलब कि आपने वो जो अभी एलिजिबल बिल नहीं है उसको पेमेंट कर दिया और बाद में पता चला कि इसकी तो पेमेंट ही नहीं आ रही, अरे यार उसकी तो पेमेंट पहले तो बहुत जल्दी आ रही थी, इसकी आ नहीं रही, और वहां पे वो कमियां लगा के बैठे हैं, डेफिशिएंसी लगा के बैठे हैं, सिक्योरिटी में फंस गया है, तो फिर मुश्किल है। आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीड शुड बी रियलाइज विद इन 9 मंथ्स। जो आपने पैकिंग रेट दिया था वो कितने दिनों में कवर करना था? 360 डेज में। और अगर आपने बिल परचेज किया हुआ है तो वो पैसा कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 9 मंथ्स में। कितने में? 9 मंथ्स में आ जाना चाहिए। ओके। और अगर वहां पे अगर वेयर हाउस का केस है तो उसके लिए जो है 15 मंथ्स का केस रखा हो। एक्सपोर्ट प्रोसीड शुड बी रियलाइज विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। जब शिपमेंट हुई उससे 9 महीने के अंदर आनी चाहिए इन ऑल केसेस एक्सेप्ट फॉर वेयर हाउस फॉर विच द पीरियड ऑफ रिलेशन इज 15 मंथ्स। मतलब कि अगर वेयर हाउस हमारा फॉरेन कंट्री में है तब 15 मंथ्स है। अगर हमारा जहां से माल गया वहां वेयर हाउस में चला गया तो फिर हमारे पास समय 15, हमारे को 15 महीनों में आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। बल्कि अगर एक्सपोर्टर का वेयर हाउस वहां पे है, अगर वहां पे बल्कि जिस कंट्री में ये माल भेजा है वहां पे वेयर हाउस है तो 15 मंथ्स है, अदरवाइज 9 मंथ्स में हमारी पेमेंट आ जानी चाहिए वापस। उसके बाद ऑथोराइज डीलर कैन ग्रांट एक्सटेंशन टू 6 मंथ्स इनवॉइस अमाउंट्स टू इज अप टू $1 मिलियन। सो जो ऑथोराइज डीलर है वो एक्सटेंशन दे सकता है 6 मंथ्स की अगर बिल 1 मिलियन तक का है। Earlier, if any exporter was not realized within 180 days of shipment, in all cases, a report was sent to XOS statement. एक XOS statement बनती थी। अब आपको कोई XOS statement के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपने कहना है कि ये बंद हो गई। अब XOS statement नहीं जाती है, वो बंद हो चुकी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो XOS statement के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका रिप्लाई रहेगा कि XOS statement जो है वो बंद हो गई है। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, क्योंकि अब डाटा जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए अब आरबीआई को इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं।
आगे है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज टू बी लिक्विडेटेड बाय द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने पोस्ट शिपमेंट एडवांस किया है वो कैसे एडजस्ट होएगा? जैसे पूजा मैडम ने बताया कि हमारे को जो हमने बिल भेजा है उसका जब पेमेंट आएगा तब एडजस्ट होएगा। मान लो उसका पेमेंट आया ही नहीं, उसका पेमेंट ही नहीं आया, वो बिल ही डिसऑनर हो गया, तब कैसे होगा? फ्रॉम अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज और फ्रॉम बैलेंसेज इन EFC अकाउंट। जो मैंने अभी EFC अकाउंट पढ़ाया है ना, उसमें बैलेंस पड़ा होगा तो उससे भी एडजस्ट कर सकते हो। एज आल्सो फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर अनफाइनेंस्ड कलेक्शन बिल्स। जहां फिर कहां से एडजस्ट करोगे? जो हमने कलेक्शन के लिए कभी बिल भेजे हुए हैं उसका कोई पेमेंट आया है फॉरेन से तो उससे एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल फंस गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो उसका पेमेंट आप कैसे करोगे? आपने कहा बिल की पेमेंट एक तो है कि भाई जब जो बिल भेजा उसकी पेमेंट आ गई, लेकिन उसकी बिल की पेमेंट ही नहीं आई, वो बिल ही डिसऑनर हो गया, तो उस केस में पेमेंट कैसे करनी है? तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया, एक तो कि अगर तो उसकी पेमेंट आ गई फिर तो वेल एंड गुड, अगर डिसऑनर हो गया तो फिर कहां से पेमेंट लेंगे? उसके EFC अकाउंट से। अगर EFC अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर कहां से लेंगे? जो हमने कलेक्शन के लिए बिल भेजे हुए हैं वहां से, वो जो उसका फॉरेन करेंसी आएगा, और जस्ट इसको फॉरेन करेंसी वाले से एडजस्ट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब इसको आप कई बार इंटरमिंगल कर जाते हो। 21 डेज फ्रॉम शिपमेंट उसको और 25 डेज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड को आप क्या करते हो? आपस में इंटरमिंगल कर देते हो। तो यहां ध्यान रखना है, जो 21 डेज की बात कर रहा था वो था कि जब उसने शिपमेंट करी उसके 21 दिन के अंदर उसको बिल बैंक को देने हैं। नंबर एक, कि जब उसने शिपमेंट करी, एक्सपोर्टर ने शिपमेंट करी, तो 21 डेज के अंदर उसको बिल देने हैं बैंक को। ये एक केस है। दूसरा है कि 25 डेज का नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है। इसका क्या मतलब है कि जब बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जो वो भेज रहा है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर के बैंकर को भेज रहा है, उसका जो पीरियड है और उससे एक्सपोर्टर से जो पेमेंट आनी है उस पीरियड को मिला के जो है वो 25 डेज कह रहा है। उसको नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और जो 21 डेज वाला नेगोशिएशन पीरियड है उसको आप इंटरमिंगल मत करना, क्योंकि इनमें से वो क्वेश्चन एक डालता है और हम जवाब बड़ी ईमानदारी से 21 डेज की जगह 25 डे देते हैं, 25 वाले की जगह 21 डे देते हैं। तो इसको जरा क्लियर कर लो, अगर किसी को यहाँ कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकता है। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या है? इज द पीरियड बिटवीन नेगोशिएशन ऑफ बिल्स एंड क्रेडिट टू नोस्ट्रो अकाउंट। जब नोस्ट्रो अकाउंट को अमाउंट क्रेडिट हुई और जब हमारे जहां से बिल गया, तो उस जो पीरियड है उसको हम 25, हम क्या 25 डेज का नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि हमने अपने एक्सपोर्टर से ब्याज चार्ज करना होता है, इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। तो हम क्या करते हैं 25 डेज का उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, और जब उसकी पेमेंट आ जाती है अगर तो 25 डेज में आ गई है देन इट्स ओके। और अगर 50 लाख तक आप QCA लाइट ले रहे हो, 50 लाख से 50 करोड़ तक आप QCA मेन जा रहे हो, 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें। QCA एक्टिविटी मींस 5 करोड़ से 50 करोड़। ने अपना माइक खोल लिया, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। ठीक है, थैंक यू। तो मैं यही कह रहा था कि 25 डेज का हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पार्टी से पहले ले लेते हैं। और मान लीजिए कि जो उसकी पेमेंट है वो 15 दिन के बाद ही आ गई, तो हमें 10 दिन का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर को मोड़ना होता है, और अगर उससे ज्यादा पीरियड लग गया तो उससे चार्ज करना होता है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट इक्वलेशन स्कीम क्या है? इंटरेस्ट इक्वलेशन जस्ट लाइक इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। ये क्या है? गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अप्रैल 1 2015 को जो स्कीम लाए थे, जो कि पहले 2018 तक थी। पहले जो 5% का था इक्वलाइजेशन, लेकिन अभी ये क्या है 3% कर दिया है। 3% देख लिए, यहाँ पे लिखा फॉर MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टिंग ऑन एनी हार्मोनाइज सिस्टम लाइंस पे है, तो उसका जो है स्कीम बिल नाउ भी 3%। एंड फॉर एक्सपोर्टर्स शिपिंग अंडर 410 HS लाइंस, उनके लिए 2% है। ये इसको ऐसे ही याद कर लेना है
कि 3% का सब इंटरेस्ट सबवेंशन किसके लिए है और 2% का किसके लिए है। पहले जब 5% हुआ करता था वो चेंज हो गया है, वो 2018 में था। अब ये 31/3/2024 तक ये है, ये अलाउ कर दिया है। उससे पहले अगर कभी रिवाइज हो गया तो वो रेट चेंज हो जाएगा। तो साथियों एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर, तो उसमें वो ईडीएफ के ऊपर पूछ लेता है, एसडीएफ के ऊपर पूछ लेता है, सॉफ्ट टैक्स के ऊपर पूछ लेता है। ईडीएफ बोले तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्मेट टू बी कंप्लीटेड इन डुप्लीकेट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ईडीआई पोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इन फिजिकल फॉर्म। क्या है, कुछ हमारे कुछ पोर्ट नॉन ईडीआई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ है जहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, वहां पे ईडीएफ फॉर्म चलता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म चलता है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, टू बी कंप्लीटेड इन डुप्लीकेट एंड अपेंडेड टू शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट्स डिक्लेयर्ड टू कस्टम्स ऑफिसर्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि कस्टम अथॉरिटीज, custom offices notified by the central government which have introduced EDI, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, तो वहां पे ये एसडीएफ फॉर्म चलता है। और फॉर्म सॉफ्ट टैक्स, ये सॉफ्ट टैक्स का बहुत पूछता है, कितनी कॉपीज में जाता है ये भी पूछता है। तो टू बी इन ट्रिप्लीकेट में जाता है ये फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अदरवाइज देन इन फिजिकल फॉर्म, दैट इज टेप, डिस्क एंड पेपर मीडिया। A common soft tax form will be used for declaration of single and bulk software export। जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे हमारा सॉफ्ट टैक्स फॉर्म जो है ये यूज होता है। तो साथियों as per revised procedure the exporters will have to declare all the exports including less than $25 in the form as applicable। Duplicate copy of the declaration form submitted to the authorized dealer is now required to be retained by the authorized dealer। उसको सबमिट नहीं करनी है वो कॉपी, उसको अपने पास ही रखनी है, कल कभी ऑडिट होता है तो दिखानी है। अब पहले सबमिट करनी होती थी, अब नहीं सबमिट करनी पड़ती। तो अगली जो हमारी लास्ट कुछ 1-2 स्लाइड्स रह गई हैं उसको मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि समय की सीमा भी समाप्त हो रही है। सो गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स है। इसमें एक्सपोर्टर्स गोल्ड कार्ड स्कीम किसको दी जाती है, जो एक्सपोर्टर गुड ट्रैक के हैं, जिनका अच्छा ट्रैक है। द अकाउंट शुड हैव बीन स्टैंडर्ड फॉर 3 years, जिनका 3 साल से कंटिन्यूसली रेगुलर बढ़िया चल रहा है। गोल्ड कार्ड स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज एक्सपोर्टर्स हु आर ब्लैक लिस्टेड बाय ईसीजीसी, उनके लिए नहीं है, या वो आरबीआई की स्पेशल लिस्ट में आते हैं, डिफॉल्टर लिस्ट में आते हैं, या मेकिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3 years है। कौन कौन से नहीं है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, कौन कौन से जो आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट में आते हैं, ब्लैक लिस्टेड बाय ईसीजीसी हैं, फिर लॉसेस हैं 3 साल से कर रहे हैं, और हैविंग ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर, जो उनकी प्रीवियस ईयर टर्नओवर थी उसके 10% से ज्यादा के उनके बिल जो हैं वो रिटर्न अनपेड हुए हैं, तो उनको हम गोल्ड कार्ड नहीं देते हैं। उनको देते हैं जिनका 3 साल से अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है और कभी एनपीए नहीं हुआ, कोई रेगुलरिटी नहीं रही है। तो क्या होता है इसमें, limits to card holder exporters to be sanctioned for 3 years with provision for an automatic renewal subject to fulfillment of terms and conditions। For disposal of fresh application the period is 25 days, 5 days for renewal of limits and 7 days for sanction of ad hoc। इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंड बाई लिमिट बना देते हैं 20% की, नॉट लेस देन 20% ऑफ द लिमिट सैंक्शन। जो उसको लिमिट सैंक्शन हुई है उसका 20% हम एक्स्ट्रा लिमिट सैंक्शन करके दे देते हैं, इन केस की उसको जब जरूरत हो वो उसको यूज कर सकता है। क्लियर? तो ये गोल्ड स्कीम किसके लिए है वो आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद है ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस फॉर इंपोर्ट्स। Importer can import goods either on the basis of open general license or specific import license by DGFT। Payment for import should be made within 6 months from the date of shipment। तो ये इंपोर्टर्स के लिए जो नियम है वो बताए गए हैं, और एडवांस पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट्स इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट। एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, हाउएवर वेयर द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस फॉर सर्विसेज एक्सीड्स $55 lakh or its equivalent, or goods exceeds $50 lakh, provided bank is satisfied about the bona fides of importer, otherwise $2 lakh, the same can be allowed against guarantee of an international bank of reputed। इससे ज्यादा है तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रेप्यूटेड अगर कोई गारंटी दे देता है तो हम उसको लॉ कर सकते हैं।
However, in respect of public sector company or department undertaking of the Government of India, state governments, approval from the Ministry of Finance, Government of India is required for advance remittance for import of goods or services without bank guarantee, बिना बैंक गारंटी के 1 लाख तक बेच सकता है. Banks can make remittance for imports where the import bill documents have been received directly by the importer from the overseas supplier and the value of import bill does not exceed $3 लाख. So bill of entry is a documentary evidence. ये bill of entry के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है. For advance remittance exceeding $1 lakh should be submitted within 6 months of tariff. तो bill of entry का देख लेना है. जो बिल जो इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री बनता है. ठीक है. सो डीलिंकिंग और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिल्स. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए. क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है. क्रिस्टलाइजेशन को बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? यस, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एनीवन? क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है. दोस्तों हमारे पास समय सीमा भी कम है तो मैं बता देता हूं. जब हमारा कोई बिल नहीं आता है, जब हमने सारे एफर्ट्स कर लिए, अपना एफर्ट्स कर लिए कि भाई उस बिल को रिलाइज किया जाए किसी तरह से, लेकिन फौरन से वो बिल अनपेड हो गया, वो नहीं आया, तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्टर की लायबिलिटी फिक्स करते हैं. तो भाई ये तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं वो हम इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट करते हैं. जितने यूएस डॉलर होते हैं उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो लगाते हैं. इन द केस ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स इट विल बी डन एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन. जो बैंक ने रेट रखा हुआ है कि अगर क्रिस्टलाइज करना पड़ा तो क्या रेट लगेगा, करेंसी को किस रेट पे परचेज करना है, वो सारा रेट जो है एज पर सिस्टम लगेगा. उसकी हम लायबिलिटी जब वो बिल वापस आ जाता है या बिल ओवरड्यू हो जाता है तो उस केस में हम जो लायबिलिटी फिक्स करते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? तो साथियों अभी लास्ट में एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है. इनको टर्म्स. इनको टर्म्स की बात करेंगे तो इनको टर्म्स में हमारे पास ये टर्म्स हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि EXW का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्स वर्क्स है. ठीक है. तो ऐसे ही FCA है, इसका क्या है फुल फॉर्म? तो फ्री कैरियर है. तो फ्री कैरियर का आगे मतलब क्या है? तो यहाँ पे पूरा जो मैप में हमने दिया हुआ है और इधर एक्सवर्क्स में लिखा भी हुआ है कि एक्सवर्क्स क्या है. जब फैक्ट्री के बाहर है तो वो एक्सवर्क्स है. फ्री कैरियर है. उसके बाद FAS है, फ्री लॉन्ग साइड शिप की शिप के साथ में छोड़ दिया है. तो ये बताया गया है ये पूरे सिस्टम में. और ये जो टर्म्स हैं 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, ये 11 टर्म्स हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी. इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है. तो इनको टर्म में से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछ लेता है. जो साथी पिछले एग्जाम में दे रहे हैं तो उनको पता चल रहा होगा कि इनके ऊपर भी हमारे को क्वेश्चन जो है आ रहा है. और इनको टर्म्स 2010 के बाद इनको टर्म 2020 भी आ गई हैं. तो इसको एक बार देख लेंगे आप तो आपका ये फिर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आपका ये सारा सिस्टम कवर हो जाएगा. तो साथियों वही स्लाइड जो हमने साल के अंत में देखी थी उसी का कुछ पाना है कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा. तो साथियों ये इसी कोट के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगा. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है. कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहे, किसी को कोई चीज क्लैरिटी ना हो वो पूछ सकता है. आशा है कि मैंने कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयत्न किया है जो कि आपके एग्जाम में मतलब कि इम्पोर्टेंट है. और आपको मेरे को लगता है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है. लेकिन आप इसको अटेंटिवली एक बार फिर से देखें और इसको एक बार फिर से जो भी पॉइंट बताए गए हैं उनको बार बार करेंगे तो आपको ये बड़ी इजीली समझ आ जाएगा. कुछ इतना डिफिकल्ट फॉरेन एक्सचेंज है नहीं है. अगर देखा जाए तो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत डिफिकल्ट है. मैं समझता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज अदर सब्जेक्ट से आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना है. 2 दिन हमारा ये लेक्चर चला है और दोनों दिन में आप सभी ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है. उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ. और आपने मुझको बड़े ध्यान से सुना है, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सो मच.
तो मैं अभी आपका एक लेक्चर होने जा रहा है, शायद सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर है। तो हर्षिता मैम अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं वेलकम करता हूँ मैम का।